हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइट का बचा हुआ जो पार्ट 2 है उसको पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। जो दर्पण होते हैं, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समतल दर्पण, नंबर 2 गोली दर्पण। जो समतल दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपना आईना, समतल दर्पण में होता क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब होता है सीधा बनता है। कैसा बनता है? हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पे बनेगा जितना कि दर्पण से हमारी दूरी होती है। अर्थात कहने का मेरी तात्पर्य यह है कि अगर आप दर्पण से, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, तो यहाँ से अगर आपकी दूरी 5 मीटर है, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, आपकी दूरी 5 मीटर है, तो आपका प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। और जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार का ही बनेगा। अगर मैं 5 फुट का हूँ तो मेरा प्रतिबिंब 5 फुट का ही बनेगा। दूसरी चीज कि समतल दर्पण की एक और खासियत होती है कि अगर मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मेरा जो प्रतिबिंब होगा पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन कहने का मतलब कि अगर मैं प्रतिबिंब के सामने मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हूँ तो जो मेरा दायां हाथ होगा बाएं तरफ दिखेगा, जो बायां हाथ होगा दाएं की तरफ दिखेगा। इस घटना को पार्श्व बदलने की घटना कहते हैं। अर्थात पार्श्व चेंज हो जाते हैं, जो दाहिना का बायां, बायां का दाहिना हो जाता है। अब दूसरा है गोली दर्पण। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अब हम इस पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। आपने पढ़ा होगा कि गोली दर्पण में पढ़ा होगा, अवतल नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ कि जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण किसी गोले का भाग होता है, किंतु समतल दर्पण जो होता है वो किसी गोले का भाग नहीं होता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जो गोली दर्पण होता है वह किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। अर्थात गोला, तो मैं एक गोला बना रहा हूँ, ऐसे एक गोला ले लिया। ठीक है। अगर इस गोले का यह जो भाग है, ठीक है, यह, और एक भाग ऐसा है यह, तो मैं इसका नंबर 1 भाग यहाँ से लेना चालू करूँ तो यहाँ से इसको काट के मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद बाहर से इस पर कलई कर दिया। कलई या चांदी का एक पेंट लगता है उसको, चांदी ऑक्साइड का या फिर लोहे का ऑक्साइड होता है उसका एक पेंट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कलई कर देना। क्या करना? कलई करना। तो अगर इसको देखिए, हाँ, जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण को इनके आकार के बनावट के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वह दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है धसा होता है। अर्थात मैं इसको यहाँ से काट के अलग कर लिया, तो इसको मैं यहाँ लाया और यह कलई किया हुआ भाग है। तो यह जो दर्पण होगा, मतलब जो जिसपे हम देखेंगे, तो यहाँ पे पीछे कलई किया हुआ है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है अर्थात जिसपे प्रतिबिंब बनता है वह धसा होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? धसा। तो अवतल, अव मतलब धसा हुआ, तल मतलब तल, अर्थात वह दर्पण जिसका तल धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है यहाँ से उभरा हुआ भाग है, इसको इधर से कलई कर दिया गया, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ऐसे कलई करके, तो ये उभरा हुआ भाग है। उ मतलब उभरा हुआ, तल मतलब तल, अर्थात उत्तल। वह गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण क्या होता है? मैंने बताया कि वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे गोले का भाग है तो ये दोनों गोली दर्पण के अंतर्गत आएंगे। मैं कहूँगा कि वह दर्पण
जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोली दर्पण कहेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अव मतलब धंसा हुआ तल, उसे अवतल कहेंगे, अवतल। और उ मतलब उभरा हुआ तल, अर्थात जिसे उत्तल कहेंगे। ठीक है, अवतल उत्तल। देखो अवतल क्या है, अवतल उत्तल। अव माने धंसा हुआ तल, जिसको यहाँ से बाहर से कलई कर दिया गया तो यह अवतल है, या जिसको बाहर से मतलब इधर से कलई कर दिया गया, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करेगा, इसे उत्तल कहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल और उत्तल के बारे में। अब देखिए अवतल और उत्तल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वे क्या होती हैं, उनको कैसे हमें याद करेंगे। जैसे कोई भी पृष्ठ होता है, जैसे यहाँ पे यह अवतल का पृष्ठ है, तो इसे मैं कहूँगा कि इसका जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम P से दर्शाते हैं। P मतलब पोल या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तल है, उत्तल का जो मध्य बिंदु होगा इसे हम किससे दर्शाएंगे, P से। अब देखिए किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब ध्रुव की परिभाषा कोई पूछे तो हम कहेंगे कि ध्रुव को P से दिखाते हैं, कैपिटल P से शो करते हैं। ध्रुव होता क्या है, हम कह सकते हैं कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिसपे वह बिंदु किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जो उसका मध्य बिंदु होता है, या किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहा जाता है। इसे हम कैपिटल P से दर्शाते हैं। अब गोली दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा ध्रुव हमने पढ़ लिया, और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की परिभाषा अगर मैं बताऊं तो गोली दर्पण, जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण को मैं ले रहा हूँ जो बाहर से कलई किया हुआ होता है, इसका यह ध्रुव है, तो ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से होके गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष को यहाँ से यहाँ तक हम दिखाते हैं, एक जो लाइन है यह मुख्य अक्ष है। अब आते हैं वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान सुनिए, जो वक्रता केंद्र होता है वह क्या होता है, मैं कह सकता हूं कि किसी गोली दर्पण के, अर्थात जो गोली दर्पण होता है वह जिस गोले का भाग होता है, या वह गोली दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उसकी वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे, उस गोले के केंद्र को उसका वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसे कैपिटल C से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र जो होता है इसे कैपिटल C से दिखाते हैं। इसकी जो डिफिनीशन होती है, हम बोल सकते हैं कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए यह C है, इसको हम दिखाएंगे P से, वक्रता केंद्र हो गया C। अब आता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कैपिटल R से दिखाते हैं। हम बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है
वह गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या। हम बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा वक्रता ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि मुख्य फोकस होता क्या है। हम लेते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बना हुआ है, आप लोग थोड़ा ढंग से ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। जो मुख्य फोकस होता है, मैं कहूँगा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव, इसको यम और यन से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है इसको द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम बताएं कि ये पी है, पी मतलब मुख्य इसका ध्रुव है, और यहाँ पे इसका मान लो एक जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ध्रुव से इसको मिला दिया। यह हो गई आपकी मुख्य अक्ष। क्या हो गई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको मैं कैपिटल आर से दिखाता हूँ। यह मेरा हो गया वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। मुख्य फोकस हमको जानना है, तो मुख्य फोकस का जो परिभाषा होता है मैं बता दूं कि यहाँ से जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर आने वाली किरणें यहाँ से टकराती हैं और टकराने के पश्चात इस दिशा में लौट जाती हैं। फिर इधर से आने वाली किरणें यहाँ पे आके टकराती हैं और टकराने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ जाती हैं। तो सीधे सीधे जो यह बिंदु होता है जहाँ पे किरणें मिलती हैं इसको मुख्य फोकस एफ कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, मुख्य फोकस की जब परिभाषा हमको बतानी होगी तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है इसके समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब यहाँ से टकरा के परिवर्तित हो गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यहाँ से भी कोई किरण आ सकती है, ऐसे टकराई और टकरा के यहाँ से गुजरी, इधर से भी मैंने मान लिया आई और इधर से गुजर गई। तो सीधे सीधे डिफिनीशन होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, यह मुख्य अक्ष है, इस पर जिस बिंदु से गुजरती हैं, जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया कि जो यह मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण के लिए था। किसके लिए था? अवतल दर्पण के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे मैं बताने का प्रयास करूंगा उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल मतलब मैंने बताया हुआ था उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल, उत्तल याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है उभरा हुआ तल। अब मैं इसको कहूँगा कि यह द्वारक है यम और यन, इसका जो मध्य बिंदु है जिसे मैं पी बोलता हूँ, और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है सी, और इसको मैंने पी को सी से मिला दिया तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। यहाँ से मैंने लिया इसको, ठीक है। अब वही परिभाषा होगी यहाँ पे भी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे मिल रही थी तो मिलती थी, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उन्हें उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से होके गुजरती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तन के पश्चात देखिए यह किरण इधर से आई और पर टकरा के इस दिशा में वापस हो गई। यह किरण इधर से आई और टकरा के यहाँ से मैं एक किरण और ले लिया जो टकराती है और टकरा के धीरे से इस डायरेक्शन में, एक मिनट, ठीक है, टकरा के इस डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा आई और टकरा के इस दिशा में धीरे धीरे यहाँ से, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को, देखिए यहाँ से टकरा गई हैं और इनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ से लगेगा कि गुजर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रतीत होने का शब्द यूज किया हूँ मैंने, और यहाँ पे गुजर रही हैं, प्रतीत नहीं हो रही हैं, गुजर रही हैं। तो मैं बताऊंगा यह उत्तल दर्पण के लिए था, यह अवतल दर्पण के लिए था। यह उत्तल दर्पण के लिए है। किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। अब ध्यान सुनिएगा, एक बार मैं फिर बताऊं कि मुख्य फोकस होता क्या है। तो मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। जो मुख्य फोकस होता है यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ से यहाँ की दूरी होती है P से C के बीच, अर्थात जो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और जो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। स्मॉल एफ बराबर r/2, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल R इक्वल टू 2f, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के 2 गुनी होती है, अर्थात कैपिटल R इक्वल टू 2f, तो f बराबर r/2 मैं बोल सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि फोकस दूरी जो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसे ही फोकस दूरी कहा जाता है। f बराबर r/2 या r इक्वल टू 2f।